अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। आज इसी टॉपिक को हम जो है वो कंटिन्यू दोबारा कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो जानदार हमारे पास जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक यूनिसेलर है, यूनि का मतलब हमने वन पढ़ा था और सेलर का मतलब जो है वो हमने सेल पढ़ा था कि ऐसे जानदार जिनकी तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, या वो वाले जानदार जिनकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है, उनको हम यूनिसेलर कहते हैं। उनकी जो एग्जाम्पल है वो अमीबा ली थी, पैरामीशियम को लिया था, अयूग्लिना को डिस्कस किया था और साथ बैक्टीरिया की एग्जाम्पल हमने ऐड की थी। ये डायग्राम भी मैंने आपको बताई थी कि ये अमीबा है, ये यूकैरियोट होता है, इसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और नीचे जो है वो हमने डायग्राम किसकी बनाई थी, पैरामीशियम की, जिसको डिस्कस किया था कि जूते के तलवे की तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये यूनिसेलर जानदार होते हैं। फिर दूसरी हमने कॉलोनियल टाइप पढ़ी थी। कॉलोनियल टाइप जो है आपको पता है, मतलब ये यूनिसेलर जानदार होते हैं। ग्रीन एल्गा की जो वॉलवॉक्स किस्म है हमने वो एग्जाम्पल ली थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, और ये कॉलोनी बना के रहते हैं। इनके अंदर सिर्फ बाउंड्री वाल जो है वो कॉमन होती है और किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर इसके अंदर जो है वो पाई नहीं जाती। चूंकि ये इकट्ठे होके रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, इसलिए इस टाइप को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो देते हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो इसकी तीसरी किस्म है जिसका नाम है मल्टीसेलुलर। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाए, अगर इतने लफ्ज को मैं काट लूं तो ये लफ्ज जो है वो हमारे पास मल्टी है, और आपको पता है कि लफ्ज जो मल्टी होता है इसका लफ्जी मतलब जो है वो हमारे पास मैनी होता है, बहुत ज्यादा। मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल के मतलब ऐसे जानदार जिनका जिस्म बहुत ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल, ऐसे जानदार जिनका जिस्म बहुत ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जानदार जो आर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर मुश्तमिल हो, ऐसे जानदार जो आर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल हो। तो आपको पता है कि आर्गन सिस्टम लेवल हो चाहे आर्गन हो, ये टिश्यू से मिलके बनते हैं और टिश्यू जो है वो सेल से मिलने से बनते हैं। तो सेल के मजमूए को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू जुड़ के आर्गन बनाते हैं, आर्गन जुड़ के आर्गन सिस्टम। तो हर वो जानदार डेफिनेटली जिसके अंदर आर्गन होंगे या आर्गन सिस्टम लेवल होंगे वो मल्टीसेलुलर होगा, चूंकि उसमें बेशुमार जो है वो सेल होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा जानदार जिसके जिस्म की तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा सेल जो है वो मिलके परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मल्टीसेलुलर का। वैसे अगर मैं बुक से हटके आपको एग्जांपल दूं, जो ह्यूमन है ये मल्टीसेलुलर है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि इंसान जो है इसके जिस्म में, एक एवरेज साइज का जो इंसान है इसके जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल जो है वो मौजूद होते हैं। और अगर इंसान के जिस्म में इतने ज्यादा सेल मौजूद है तो ये हमारे पास मल्टीसेलुलर है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो भी मल्टीसेलुलर है, जो फंजाई होती है वो भी जो है वो हमारे पास मल्टीसेलुलर है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दो एग्जाम्पलें जो है वो ली गई हैं। एक हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है और दूसरी जो है वो हमारे पास फ्रॉग है। इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो मस्टर्ड प्लांट है उसके अंदर 4 मेजर हेडिंग्स जो है वो बना दी हैं। तो जब आपने भी पेपर अटेम्प्ट करना हो तो हेडिंग्स बना के लिखिएगा। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपको ये टॉपिक जो है वो भूलेगा नहीं, दूसरा जितनी भी मैंने हेडिंग्स बनाई हैं अगर इस टॉपिक में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन चुना जाएगा तो वो हेडिंग के हिसाब से ही बनेगा और आपको फौरी से उसकी समझ जो है वो आ जाएगी। जैसे मस्टर्ड प्लांट है, अगर उसको देखा जाए तो सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है साइंटिफिक नेम, कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है। तो आप लिखेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। तो मैंने यहां पे लिखा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, लेकिन
आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक नेम के बारे में समझाना जो है वो मकसूद है। मैं आपको कहता हूं कि साइंटिफिक नेम जितने भी होते हैं वो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ये उसका पहला नाम होता है और दूसरे नंबर पे जो है उसका दूसरा नाम जो है वो लिखा जाता है। जो पहला नाम होता है वो जिनस का नाम होता है। पहला नाम तलक रखता है, अगर क्लासिफिकेशन को अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो पहला नाम हमेशा किसका नाम होता है? जिनस का। और दूसरा नाम जो है वो डिराइव किया जाता है स्पीशी के नाम से। मतलब ये जिनस का नाम है, ये स्पीशी का नाम है। और अगर आप जिनस और स्पीशी के नाम को इकट्ठा करके लिख देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाता है? साइंटिफिक नेम। फिर एक निशानी और भी है, चूंकि आपने अपना पेपर अपने हाथ से अटेम्प्ट करना है, आपने कंप्यूटर में टाइप नहीं करना, तो निशानी ये है कि जो साइंटिफिक नेम होता है जब उसको हाथ से लिखा जाता है तो आपको उसके नीचे लाजमी तौर पे जो है लाइन लगानी पड़ेगी, या आप ये कह लें कि आपको जो है वो अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर साइंटिफिक नेम को कंप्यूटर में टाइप किया जाए तो फिर साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। जैसे आपकी जो बुक है वो कंप्यूटर में टाइप शुदा है तो आप देखिएगा कि उसमें जो साइंटिफिक नेम है वो इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जो इटैलिक्स ज़बान होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी लिखाई होती है, तो वो साइंटिफिक नेम जो है वो टेढ़ी लिखाई में लिखा होगा। अगर आप हाथ से लिखेंगे तो फिर लाजमी तौर पे साइंटिफिक नेम के नीचे जो है वो क्या करना है? अंडरलाइन। ये प्रिंसिपल है, एक असूल है साइंटिफिक नेम को लिखने का। और एक और कॉमन गलती आप करते हैं साइंटिफिक नेम को लिखने की, वो गलती ये है कि पहला नाम किसका होता है? जिनस का, और दूसरा नाम जो है वो किसका होता है? स्पीशी का। आपने जिनस के लफ्ज का जो पहला लेटर है उसको हमेशा कैपिटल लिखना है। जैसे मैंने ब्रासिका का पहला लेटर बी है उसको कैपिटल लिखा है, आगे जिनस के सारे हरफ जो है वो मैंने क्या लिखे हैं? स्मॉल लिखे हैं। फिर हमारे पास जो स्पीशी है उसके तमाम लेटर जो है वो क्या आएंगे? स्मॉल आएंगे। उसके पहले लेटर को भी आपने कैपिटल नहीं करना, मतलब जिनस का पहला लेटर कैपिटल कर देना है, आगे चाहे जिनस के बाकी हरफ हो या जो है वो तमाम लेटर जो है वो किसके हो? स्पीशी के, वो सारे के सारे जो है वो क्या आएंगे? स्मॉल आएंगे। तो ये दो कॉमन गलतियां आप करते हैं, मैंने अभी से उसकी करेक्शन करवा दी। तीसरे चैप्टर में आप इनको लिखने के असूल भी डिस्कस करेंगे। फिर साइंटिफिक नेम मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस हो गया। इसके बाद आपने हेडिंग बनानी है ग्रोइंग सीजन, कि ये जो मस्टर्ड प्लांट है इसका ग्रोइंग सीजन क्या है, आप इसको कब जो है वो ग्रो करवाते हैं? तो मस्टर्ड प्लांट को ग्रो करवाया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ विंटर। सर्दियों के शुरू में इस फसल को ग्रो करवाया जाता है। एंड हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ विंटर, और ये फसल तैयार हो जाती है, इसको काट लिया जाता है सर्दियों के आखिर में। मतलब कि ग्रोइंग सीजन क्या है कि सर्दियों का जब स्टार्ट हो रहा हो, सर्दियां शुरू हो रही हो, उस वक्त इन पौधों को उगाया जाता है, और जब सर्दियां खत्म हो रही हो उस वक्त इस फसल को जो है वो काट लिया जाता है। तो हमारे पास लफ्ज क्या है जी? ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन मतलब इसकी आपने हेडिंग बनानी है और लिख देना है कि इसको सोन किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ विंटर और इसको काट लिया जाता है एट द एंड ऑफ विंटर। फिर इसके बाद आपने यूजेस ऑफ प्लांट लिखने कि मस्टर्ड के पौधे को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, इस पौधे के इस्तेमालात क्या हैं, इस पौधे को कहां कहां पे जो है वो यूज किया जाता है, या इसके हमारे लिए फायदे क्या हैं। असल में मस्टर्ड प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे लीव है या स्टेम्स हैं, उनको एज अ वेजिटेबल हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो साग है, सरसों का साग जो है वो किससे बनता है? सरसों के पौधे से बनता है। मतलब अगर मैं इस पौधे के पत्तों का यूज पढ़ूं तो इसके जो लीव्स हैं वो एज ए वेजिटेबल इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके ऊपर आपको पता है सीड्स भी लगते हैं, और इसके जो सीड्स हैं उनको जब कूट लिया जाता है उनके अंदर से आयल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, उसके अंदर से हम आयल जो है वो निकाल सकते हैं। ये जो सरसों का तेल है ये कहाँ से निकलता है? ये मस्टर्ड प्लांट के सीड से निकलता है। तो फिर यूजेस ऑफ प्लांट क्या हो गया कि लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज यूज्ड फॉर वेजिटेबल and the oils of and the seeds of mustard plant is used to extract oil।
और इसके जो सीड्स हैं उनको हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट आ गया, मतलब अगली हेडिंग आपने जो है वो नंबर 4 पे कौन सी बनानी है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस पौधे के जो पार्ट्स हैं वो कितनी तरह के हैं। असल में हमने इनको क्लासिफाई कर लिया, आप दो नीचे सब हेडिंग्स बनाइएगा, एक वेजिटेटिव पार्ट है और दूसरे जो है वो हमारे पास कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब दोनों की डिफाइन जरा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स? दोज पार्ट्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सरसों के पौधे के वो वाले हिस्से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेटिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर दी पार्ट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, जिसमें जो है वो पोलन्स बनेंगे, जिसमें एग सेल जो है वो बनेगा। तो इसके वेजिटेटिव पार्ट भी होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। वो वाले पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते वो वेजिटेटिव हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव है। अब सरसों के पौधे होते कितने हैं मैं आपको बताऊं। रूट्स, इसकी जड़ें होती हैं, स्टेम इसकी शाख है, तना है, लीव्स इसके पत्ते हैं और फ्लावर्स इसके ऊपर जो फूल लगते हैं। अगर इन चारों में से देखा जाए कौन से हिस्से वेजिटेटिव हैं, कौन से हिस्से जो है वो रिप्रोडक्टिव हैं, तो वेजिटेटिव तो वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में जो रूट है ये वेजिटेटिव है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता। जो स्टेम है ये भी वेजिटेटिव है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। और जो लीफ हैं ये भी वेजिटेटिव है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। और मेरे ख्याल में जो फ्लावर है, आपको पता है इसमें एग भी बनते हैं, मतलब इसकी जो ओवरी है उसके अंदर एग सेल बनेंगे और इसके जो एंथर वगैरह हैं उनके अंदर पोलन्स ग्रेन वगैरह बनेंगे। तो जो फ्लावर है चूंकि ये पोलिनेशन में भी मदद करता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्लावर है ये चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है इसलिए इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्टिव। तो ये ब्लैक सर्कल से मैंने ज़ाहिर जो किया है वो रिप्रोडक्टिव है और जिनको रेड से ज़ाहिर कर दिया वो सारे के सारे वेजिटेटिव हैं। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अक्सर कह देते हैं कि सर अगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स को काट के लगा दिया जाए तो उनसे पूरा पौधा डेवलप हो जाता है, तो ये वाली स्टेम जो है फिर ये भी रिप्रोडक्टिव है। असल में मैंने पहले क्लियर किया कि यहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब वो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्से लेते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो पोलन बनाएंगे, जो एग सेल बनाएंगे, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये स्टेम के जरिए नो डाउट अगली नस्ल कुछ पौधों से पैदा होती है, लेकिन ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह लें या और सिलेक्शन कह लें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर अब अगर पूरे टॉपिक को हम समराइज कर लें कि साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। The seeds of mustard plants are sown at the start of winter and harvest at the end of winter. If we discuss about the uses of plant, the leaves of this plant is used as a vegetable and seeds are used to extract oil. उसके बाद अगर parts of plants देखे जाएं, there are two types of the parts of this plant, like vegetative part which do not take part in sexual reproduction, for example root, stem and leaf, and reproductive part which take part in sexual reproduction like flower. फिर इसके बाद हम मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिज्म है इसकी दूसरी एग्जांपल जो क्या है उसकी तरफ चलते हैं, वो हमारे पास फ्रॉग है। सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम को भी हम डिस्कस करेंगे और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास रैना टिग्रेना है। और मैंने निशानी बताई थी कि जब भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखा जाता है तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं, इसके नीचे जो है वो लाइन लगाते हैं। और दूसरी निशानी मैंने बताई थी कि जिनस का पहला लेटर जो है वो हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल, और बाकी लेटर जो है वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और स्पीशी के तमाम लेटर जो है वो क्या होते हैं जी, स्मॉल होते हैं। फिर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास फ्रॉग है
इसके ये मल्टी सेलुलर होता है, इसका जिस्म आर्गन सिस्टम लेवल के जुड़ने से बनता है। और आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि आर्गन सिस्टम लेवल जो है वो आर्गन के जुड़ने से बनता है और आर्गन जो है वो टिश्यू के जुड़ने से बनते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, जैसे मस्कुलर टिश्यू, जैसे नर्वस टिश्यू। और वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन जो है वो जिस्म के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है आपको पता है कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करता है। इसी तरह एपिथेलियल टिश्यू को भी हमने, ग्लैंडुलर टिश्यू को भी हमने प्रीवियसली जो है वो डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डिटेल थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।